डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलआई कैम। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जेई मेंस 2025 23 जनवरी से टू का पेपर केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बता दूं भाई साहब, ये जो केमिस्ट्री का पेपर है ना, मतलब मजेदार पेपर है। बहुत दिनों बाद ये जो पेपर आपको देखने को मिलेगा, मतलब जैसे जैसे अपन जा रहे हैं ना, 22 जनवरी शिफ्ट वन पेपर थोड़ा इजी था, काफी इजी था थोड़ा सा क्या। ठीक है, 15-20 मिनट के अंदर बच्चों ने करके उसको फिनिश कर दिया। ठीक है, 22 जनवरी शिफ्ट टू थोड़ा सा लेवल बढ़ा। 23 जनवरी शिफ्ट वन थोड़ा सा पेपर मतलब अप्रोक्सीमेटली बराबर ही रहा। 23 जनवरी शिफ्ट टू के अंदर अगर हम पेपर देंगे केमिस्ट्री का पेपर पर्टिकुलरली, इसका जो लेवल है ना भाई, मॉडरेट टू टफ में इसको रखूंगा मैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो बहुत कम इसके अंदर मिलेंगे। अगर आपने चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करी हुई है, तभी आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं करी हुई प्रैक्टिस ढंग से, बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं जहां पर मतलब आपसे नहीं होगा। कंसेप्ट तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ में आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप कर पाओ, क्योंकि वो जो सवाल उन्होंने पुट कर दिए ना बहुत सारे, वो एडवांस के सवाल है। जेई मेंस में जनरली वो क्वेश्चन देखने को मिलते नहीं है। तो एनटीए ने, मैं कहूंगा, बहुत मजेदार पेपर बना है। मजा आएगा, साथ में मिलके इसको सॉल्व करते हैं। और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं उनको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन मेरे से रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन प्लीज बताइए। और 22 जनवरी के दोनों शिफ्ट के पेपर, 23 जनवरी का शिफ्ट वन का पेपर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो प्लीज वो जाकर आप देख सकते हैं। और आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज ये वीडियो पहला वीडियो फॉर द 23 जनवरी शिफ्ट टू। ठीक है, और पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ऐसी वीडियोस के लिए बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट आपको बताना है। देखिए जरा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्रुप 14 एलिमेंट क्या होगा। हम जब ग्रुप में बात करते हैं ना, ऊपर नीचे जब जाते हैं, अप टू डाउन ग्रुप के अंदर, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होते हुए चला जाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए था हमारा लेड का, फिर मतलब काशी गए शंकर प्रभु, ये होता है ना, काशी गए शंकर प्रभु। तो लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट है सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कार्बन 14, जब हम ग्रुप 14 की बात करते हैं ना, तो ग्रुप 14 के अंदर ये जो ट्रेंड है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अपना टिन एंड लेड, ये ट्रेंड ना देख के हमको ट्रेंड जो देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का, फिर टिन का, और देन लेड का। ठीक है, तो काशी गए, कहाँ है भाई, काशी गए शंकर प्रभु। ठीक है, यानी ये पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम अल्फा हेलिक्स प्रोटीन एंड बीटा प्लेटेड शीट्स प्रोटीन की बात करते हैं, ये थोड़ा इजी आप क्वेश्चन की तरफ इसको रख सकते हो, है ना, थोड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए, प्रोटीन जो है वो चार टाइप की स्ट्रक्चर रखती है: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये शेप्स की मैंने बात करी, ठीक है, स्ट्रक्चर्स की मैंने बात करी। लेकिन हमसे पूछ रहा है जो अल्फा हेलिक्स प्रोटीन होती है, बीटा प्लेटेड प्रोटीन होती है, ये किस टाइप की प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, या फिर उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है, या फिर उसकी टर्सरी स्ट्रक्चर है, या फिर उसकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं। जो जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं, they are actually known as the primary structure of the protein। लेकिन जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखिए जरा, जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन और बीटा हेलिक्स प्रोटीन, मतलब बीटा प्लेटेड प्रोटीन। हेलिक्स मतलब जैसे इस प्रकार से हेलिक्स देखने को मिलते हैं आपको, और उनके बीच में कुछ टाइप की इंटरेक्शन, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड वगैरह, वो मिलते हैं। ठीक है, बीटा प्लेटेड में कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। तो ये दोनों दोनों जो स्ट्रक्चर हैं, दे आर कंसिडर्ड एज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है दैट इज बीन आस्क्ड फ्रॉम द बायोमोलिक्यूल चैप्टर। ठीक है, पहला जो सवाल था वो कहाँ से पूछा गया था, फ्रॉम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इट बीन आस्क्ड फ्रॉम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं। देखिए जरा, बहुत आसान सा सवाल है ये। अगर मैं वाटर को हीट करता हूं तो क्या इफेक्ट पड़ता है पीएच पर।
देखिए वाटर को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर में है, मतलब वाटर बेसिकली क्या है, H2 है। जैसे आप हीट करोगे तो क्या होगा, H प्लस रिलीज होता है, अमाउंट ऑफ द कंसंट्रेशन बेसिकली इंक्रीज होती है। अब देखो सर, अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ H प्लस बेसिकली इंक्रीज होती हुई जा रही है, H प्लस की कंसंट्रेशन बेसिकली इंक्रीज होती हुई जा रही है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या, पीएच डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। अरे यार, तुमको फॉर्मूला नहीं पता? फॉर्मूला इन बिटवीन pH and H plus, basically pH is equal to minus log H plus, means there is relation like pH is inversely proportional to concentration of H plus। तो ठीक है, pH यहाँ पर घटेगी। ये सवाल है, ये कहाँ से पूछा गया है? यू कैन से इट इज बीन आस्क्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम चैप्टर। इक्विलिब्रियम चैप्टर से ये सवाल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, काफी इजी टाइप का ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल नॉलेज अपन को रहती है। वहीं से सवाल पूछा गया, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या होता है? ब्रॉन्ज बेसिकली एक तरीके का एलॉय होता है। ये किन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनता है? तो ये जो ब्रॉन्ज मेडल मिलता है वो दो मेटल के कॉम्बिनेशन से बनता है, कॉपर और टिन। मतलब ए का जो आंसर है वो सेकंड होगा। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो हम घर में यूज करते हैं तो वो तीन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, आयरन, ठीक है, मतलब बेसिकली आप इसको बोल सकते हो आयरन, क्रोमियम और निकल का कॉम्बिनेशन है, मतलब बी का हो गया फर्स्ट। यूके गोल्ड कॉइन जो है ना, ये और सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकल, ये सबका होता है, मतलब फोर्थ हो जाएगा। ब्रास जो पीतल होती है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। ये कॉपर और जिंक से मिलके बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर दे सकते हैं। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर होगा। अगर तुमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था ना, तो तुमको एक चीज तो पता होगी, जो पीतल होती है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स। कौन कौन सी वो मेटल है? एक होती है कॉपर और एक होती है जिंक। इतना ही तुमको पता होगा ना, डी केवल थर्ड एक में ऑप्शन में दे रखा है, दैट इज फर्स्ट। यानी उस तरीके से भी आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो ये सवाल भी हमारा हो गया है, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सवाल है। ये भी बहुत आसान सवाल है, लेकिन बहुत सारे इसमें टफ क्वेश्चन भी है। मतलब उनको देख के आपकी मतलब हालत खराब हो सकती है, ऐसा सवाल है। एडवांस में सवाल देखने को मिलते हैं वैसे सवाल। लेकिन ये क्वेश्चन भी तुमसे तभी हो पाएगा जब तुमको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो। डायरेक्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट तुम कर भी सकते हो अगर तुमने काफी बार रिवाइज करी हुई चीज है। लेकिन ये अच्छा सवाल, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं कहेंगे इसको, इजी अगर मैंने बोल दिया है तो सॉरी। ठीक है, मॉडरेट सवाल है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा सही ग्राफ है रेट और कंसंट्रेशन के बीच में? तो होता क्या है, जीरो ऑर्डर के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेशन की इंडिपेंडेंट होती है। सॉल्यूट जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब पहला ग्राफ जहां पर रेट और जो कंसंट्रेशन है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट। पहला ग्राफ आप देखोगे, ठीक है, दूसरा ग्राफ देखोगे, तीसरा ग्राफ देखोगे, तो पहला ग्राफ आप कह सकते हो कि इट इज लाइक, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, ये फिर अपन बात कर सकते हैं ये डिफरेंट अदर कैटेगरी है। लेकिन ये जो चीज है ना कंसंट्रेशन और रेट के बीच में, ये तभी अप्लाई है जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, रेट तो यार अपन अपन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़नी चाहिए। लेकिन जीरो ऑर्डर में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग इसको अप्रोच कर सकते हैं। अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, by using delta G बराबर delta H minus T delta S, which of the following relation is incorrect for spontaneous reaction? देखिए इन जनरल हम जब बात करते हैं तो होता क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर डेल्टा एस ये होता है पॉजिटिव, डेल्टा जी ये होता है नेगेटिव। ठीक है, डेल और ई सेल की जब हम बात करते हैं वो होता है पॉजिटिव। ये कुछ कंडीशन होती है स्पॉन्टेनियस की। और जब हम नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करते हैं तो नॉन स्पॉन्टेनियस के अंदर क्या होता है, अपन तीनों चीजों को उल्टा कर देंगे। मतलब डेल्टा एस क्या हो जाएगी, एंट्रोपी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी नेगेटिव। डेल्टा जी जो हो जाएगी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जो ई सेल है, ठीक है, वो हो जाता है नेगेटिव। लेकिन हमको तो बेसिकली रिलेट करना है इस चीज को विद दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, और उसके बेस पर हम लोग आंसर कर रहे हैं। ठीक है, यानी
जहां जहां पर डेल्टा एस नेगेटिव लिखा हुआ है मतलब वो तो आंसर गलत ही हो गया, मतलब सेकंड गलत हो गया और फोर्थ गलत हो गया। सेकंड गलत हो गया और फोर्थ गलत हो जाना चाहिए। ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड में हम किस तरीके से आंसर कर रहे होंगे, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन, ये सही है बेसिकली, मतलब स्टेटमेंट सही, हमको गलत आंसर बताना है, मतलब इनकरेक्ट फॉर स्पॉन्टेनियस। एट वेरी लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, जब हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं ना, डेल्टा एच नेगेटिव भी हो सकता है, डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट की हम बात करेंगे, रुको जरा, मैंने क्या बोला है, देखो मैंने क्या बोला, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात हो रही है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ये स्टेटमेंट भी सही है, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है ये भी सही हो जाएगा, डेल्टा एस पॉजिटिव है ये भी सही हो जाएगा, मतलब या तो ये गलत है या फिर ये गलत है। ठीक है, अब इनमें से कौन सी चीज सही होगी यहाँ पे, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो, अगर मैं डेल्टा एच को पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, और डेल्टा एस को मैं नेगेटिव की तरफ लेके जा रहा हूँ, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव अगर होगा तो ये रिजल्टेंट नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव बराबर ये नेगेटिव, मतलब आपने ये भी नेगेटिव ले लिया और ये भी नेगेटिव ले लिया, कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये जो सेकंड वाली टर्म है ना, सेकंड जो केस रहेगा, वो मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं होगा, जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में, ये चीज पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, सेकंड जो है वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाए, कि आप डेल्टा एच पॉजिटिव ले रहे हो और डेल्टा एस नेगेटिव ले रहे हो, उसकी केस में डेल्टा जी नेगेटिव कैसे आ सकती है, रिस्पॉन्ड बेसिकली वो पॉजिटिव आना चाहिए था। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स से वो सवाल पूछा गया था। और पर्टिकुलर सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज एन स्क्वायर, सही है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल हम निकालना चाहते हैं तो वो एन स्क्वायर से निकालते हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वो टू एन स्क्वायर से निकाला जाता है, तो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये तो सही है। और इस सबसेल पॉसिबल ओरिएंटेशन लाइक लाइज बिटवीन माइनस एल टू प्लस एल, ठीक है, जैसे अगर मैं डी बराबर टू रखूंगा, मुझे निकालना है कितने ऑर्बिटल्स की तरफ मुझे लेके जाना है, या फिर पी सिंपल अगर हम जैसे डी ले लिया तो चलो उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देंगे, तो ये क्या होगा, माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, ठीक है, पी के केस में क्या होगा, पी बराबर अगर मैं वन की बात कर रहा हूँ तो क्या होता है, माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस, तो ये पॉसिबल ओरिएंटेशन लाइज बिटवीन माइनस एल टू प्लस एल, इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही होंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला सवाल देख रहे हैं हम लोग, दिस इज पर्टिकुलर रिएक्शन जहां पे जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, देखिए वैसे तो जब रिएक्शन कराना चाहते हैं तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पे होता नहीं है, लेकिन जब हम हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, देखिए क्यों नहीं होता पहले तो वो समझते हैं। तो क्लोरीन यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं, तो नॉर्मल अगर न्यूक्लियोफाइल लोगे ना तो वो रिएक्शन नहीं हो पाती, लेकिन जब आप जैसे ओ Na- या फिर OH- अगर मैंने लिया है और काफी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर रिएक्शन आप लोग करा रहे हैं, तो तब यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है, मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स बनता है और वो फिर वहां से Cl- निकल जाता है, तो बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ONA-, मतलब सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और ये सोडियम फिनॉक्साइड का जैसे ही आप H+H2O के साथ में रिएक्शन कराएंगे, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से ONA की जगह OH आपको लगा दें, मतलब फिनॉल बनेगी, और फिनॉल जब रिएक्शन करेगी K2Cr2O7 के साथ में, तो फिनॉल का हो जाता है एसिड के प्रेजेंस, एसिडिफाइड K2Cr2O7 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो इससे बनता है ये पर्टिकुलर कंपाउंड, डाइइनोफाइल इसको बोल सकते हैं, डाइइनोन बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोकिनोन, सो दिस पर्टिकुलर कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड, यानी थर्ड इज द राइट आंसर, यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या लगता है, क्या आंसर यहाँ पे सही होगा, मुझे तो लगता है थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा इसका, और ओ तो पहले से था ही यहाँ पे, तो इस तरीके से रिएक्शन होगी, तो थर्ड इज द राइट आंसर। एल्कोहल फिनॉल ईथर से सवाल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज D4 कॉन्फ़िगरेशन, D4 कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को बताना है, कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले सिंपल जो अप्रोच रहेगी, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, सेंट्रल एटम देखो,
ठीक है, और हमारा लिगेंड देखो, यहाँ पर है ऑक्सीडाइज्ड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयरन, और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें वो 6 है, और लिगेंड हमारा साइनाइड है। तो Fe3+ के केस में जो केस रहेगा, मतलब ये तो D6H2 रखता है ना, D5 हो जाएगा, मतलब ये नहीं हो सकता। इसमें देखोगे तो इसमें Mn3+ है, Mn3+ मतलब ये D4 हो गया। इसमें देखोगे तो ये D7 रखेगा और D6 रखेगा बेसिकली ना, और ये जो है ये D7 रखेगा। तो आंसर हमारा डायरेक्टली आपको पता लग गया क्या? सेकंड। इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। ये दो तरीके से इस सवाल को आप कर सकते हो, एक तो डायरेक्टली कर सकते हो और एक आप इनडायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है? एक तो इसकी ट्रिक होती है सिंपल, और एक होता है अप्रोच। पहले सवाल को पढ़ते हैं। सवाल हमसे क्या कह रहा है? व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ए इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाई 10 mmHg। मतलब क्या है, देखो, इसको हम ऐसे बीकर बना के मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास में एक सॉल्वेंट था, ठीक है, मैं मान लेता हूँ सॉल्वेंट हमारा कोई भी बी सॉल्वेंट अगर मैंने मान लिया है, इस बी सॉल्वेंट के अंदर मैंने क्या मिलाया है, कोई ए चीज मिलाई है, या ऐसे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, सिंपल ऐसे समझो। मैंने एक्स कोई सॉल्वेंट हमारे पास में था, इसके अंदर मैंने ए मिलाया है, ए या फिर वाई मिलाया है, बेसिकली ऐसे समझ लो ना। ये क्या है? सॉल्यूट है। ये क्या है? हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। मैंने जैसे इसके अंदर मिलाया तो सॉल्वेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर था उसके अंदर आपको चेंज देखने को मिला। वो चेंज कितना था या डिक्रीज हुआ है? लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट हुई है, और दैट इज इक्वल टू 10 mmHg, ठीक है। अब क्या हुआ है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट जो है, या मैं बोल सकता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, इसको 1 कह दो क्योंकि दूसरा सॉल्वेंट भी इसके अंदर जाएगा, ठीक है, दैट इज 0.2, राइट। दूसरी कंडीशन क्या है? इसी के अंदर मैंने, अगर मैं बात करता हूँ, एक बी सॉल्यूट, यानी मैं कह देता हूँ सॉल्यूट 2 मिलाया है मैंने इसके अंदर, तो यहाँ पे जो लोबरिंग इन द वेपर प्रेशर, ये P01 था, P02 यहाँ पर देखने को मिला है 20 mmHg। तो आपको बताना है सॉल्यूट 2 का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट 2 कितना होगा। दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो, अगर आपको याद है आरएलबीपी का कंसेप्ट, तो आरएलबीपी कंसेप्ट में क्या होता था? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, या पी नॉट ऑफ द सॉल्वेंट, बराबर था मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ये फॉर्मूला मैं ऐसा कर देता हूँ, अपने पास में सॉल्वेंट तो एक ही है, उसी सॉल्वेंट के अंदर मैंने सॉल्यूट 1 मिलाया है, उसी सॉल्वेंट के अंदर मैंने सॉल्यूट 2 मिलाया है। तो सॉल्वेंट का मैंने पार्शियल वेपर प्रेशर अगर निकाल लूं, पहले केस में जो सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर निकलेगा, उसके उसको यूज करके मुझे 20 mmHg तो दे रखा है पहले से, डेल्टा पी तो दे रखा है इसके लिए। देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा तो डेल्टा P2 डिवाइड बाई पी नॉट ए बराबर सॉल्यूट सेकंड का मोल फ्रैक्शन, यही तो होगा। तो ये चीज मेरे पास में गिवन है, विच इज 20 mmHg। पी नॉट ए मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो ये चीज निकल के आ जाएगी। अब पी नॉट ए कहाँ से निकाल सकता हूँ मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से P01 डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन, डिवाइड बाई पी नॉट ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट 0.2। ये हो जाएगा 10 बाई 0.2 इज इक्वल टू पी नॉट ए। तो ये कितना आ गया? पी नॉट ए यहाँ पे आ गया 50 mmHg। अब इसको हम जरा इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये निकल के आया है पी नॉट ए की वैल्यू, ठीक है। तो डेल्टा पी कितना है? अब डेल्टा P2 कितना है? 20 mmHg डिवाइड बाई 50 mmHg बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट 2। कितना आ जाएगा? जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ है, 2 डिवाइड बाई 5 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 5 का 20, मतलब 0.4, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट सेकेंड। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, आई थिंक यही हमारा आंसर होगा। आप लोगों का भी यही आ रहा है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला और होता है इसका करने का, वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? सिंपल, आप जो भी सॉल्यूट 1 है पहले केस में, ठीक है, उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट 1 डिवाइड बाई सॉल्यूट 2 बराबर डेल्टा P1 डिवाइड बाई डेल्टा P2, ये फॉर्मूला होता है।
इसकी वैल्यू हमारे पास में है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। ये कितना था? 0.2 डिवाइड बाई, इसको मैं एक्स काई डायरेक्टली बोल देता हूँ। ठीक है, काई सोल्यूट टू इज इक्वल टू, ये कितना था? 10 था, ये आपको याद नहीं होगा लेकिन मेरे को याद है। इट इज इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा काई सोल्यूट इज इक्वल टू 0.2 इंटू 20 डिवाइड बाई 10, तो ये कितने के बराबर हो गया? आपने 4 डिवाइड बाई 10, तो ये हो गया 0.4। तो दो तरीके से सवाल को करा जा सकता है, या तो आप डायरेक्टली इस तरीके से कर दो, या फिर ये ट्रिक भी होती है, ठीक है, उसके थ्रू अपन कर सकते हैं। इस सवाल को करेंगे तो क्या होगा? सिंपली आपको याद रखना है, सिंपली याद क्या रखना है करके देख लेते हैं। ये रिएक्शन है। जब मैं टी इक्विलिब्रियम की बात करूंगा ना, तो ये तो इससे मुझे मतलब है नहीं। मुझे मतलब है कि इसका पार्शियल, इसका जो प्रेशर है दैट इज पी, इसका प्रेशर है P/2। ठीक है, तो टोटल प्रेशर किस चीज के बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा P प्लस P/2, मतलब कितना हुआ? 3P/2। इस तरीके से अपन कहेंगे। जब इस चीज को अपन पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर, Kp बराबर क्या होता है उसके, मतलब सॉल्वेंट अपना जो प्रोडक्ट है उसका उसका प्रेशर डिवाइड बाई रिएक्टेंट का प्रेशर, तो उस वजह से अपन सारी चीजें सॉल्व करेंगे। दैट विल बी इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर केस, मतलब Kp बराबर 2P की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 की पावर 3/2, तो ये अपना आंसर होगा यहाँ पे। अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग डेल्टा ई। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग ई नॉट वैल्यूज ऑफ गिवन हाफ सेल। ये वैल्यूज अपन को दे रखी हैं, जैसे ई नॉट ए जी प्लस ए जी कन्वर्जन ये 0.8 है। ठीक है, सिमिलरली -0.76 गिवन है, कॉपर के लिए गिवन है, और मैग्नीशियम के लिए गिवन है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। अब देखो जरा, लैंग्वेज को समझना अगर आपको आ गया ना इस सवाल के अंदर, तो आपसे सवाल बन जाए। वैल्यूज दे रखी है, आपको डेल्टा जी नॉट का रिलेशन ई नॉट के साथ में पता है। देखिए क्या रिलेशन होता है, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ऐसा ही होता है। अगर आप चाहते हो इसकी वैल्यू नेगेटिव से नेगेटिव मैक्सिमम, मतलब जितनी नेगेटिव तुम कर सकते हो ना, उतनी नेगेटिव मुझे वैल्यू चाहिए। ये तभी तो हो सकता है जब ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव के अंदर हो, यानी ई सेल की वैल्यू आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए, प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करना है। अब कहने का मतलब मुझे चाहिए ई सेल की वैल्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम चाहिए। अब ये कब आ सकती है? ये तभी तो आ सकती है क्योंकि ई सेल जो बराबर होता है वो बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना। अब ई कैथोड की वैल्यू मुझे यहाँ पे मैक्सिमम लेनी होगी, और ई एनोड की वैल्यू मुझे मिनिमम से मिनिमम, मतलब नेगेटिव के अंदर लेनी होगी, तब जाके एक सेल बनेगा। उसकी सेल की वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगी, और उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो कहने का मतलब मुझे ई एनोड के लिए तो वैल्यू क्या चाहिए? मिनिमम से मिनिमम, मतलब नेगेटिव में सबसे ज्यादा यही वैल्यू है। ठीक है, और कैथोड के लिए वैल्यू सबसे पॉजिटिव में वैल्यू ज्यादा चाहिए, जो पॉजिटिव में सबसे ज्यादा वैल्यू थी ये वाली हो गई। कहने का मतलब मुझे एज अ एनोड तो काम में लेना पड़ेगा सिल्वर को, और एज अ कैथोड काम में लेना पड़ेगा मैग्नीशियम को। यानी सवाल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, अगर मैं उसके लिए रिएक्शन लिखूंगा, सेल रिएक्शन, तो दैट विल बी लाइक Ag पॉजिटिव स्लैश Ag सॉल्ट ब्रिज Mg2 प्लस स्लैश Mg, और जो ई सेल की वैल्यू आएगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? अगर वैल्यू जहां पुट करूं, ई नॉट Ag पॉजिटिव Ag माइनस ई नॉट Mg2 प्लस Mg, so that will be equals to ई सेल बराबर 0.8 माइनस -2.36, तो कितना हो गया ये? 8 3 11, मतलब 3.16, ये वोल्ट वैल्यू इसकी आ जाएगी। मतलब अपना जो आंसर होगा वो अपन को पता लगी ही चुका है पहले। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ये वैल्यू हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? हम बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कर रहा है।
देखिए नॉर्मल केस में क्या होता है, हम एल्कीन लेते हैं, वो एल्कीन बेसिकली क्या करती है, ओजोन के साथ में रिएक्शन करती है, ओजोनोइड बनाती है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ चुका है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, इस प्रकार से ओजोनोइड बनता है। अगले स्टेप में ये जो ओजोनोइड है जेड H2O के साथ में रिएक्शन करता है और इस कुछ इस प्रकार से एल्डिहाइड या फिर कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे हमको क्या करना है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराना, मतलब जो भी एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा ना, वो फर्दर क्या कर सकता है, जैसे एल्डिहाइड बनाए ना, तो ऑक्सीडेशन करके दोबारा से COOH बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड को तोड़ा, डबल बॉन्ड H, यहाँ पे भी CHO आएगा, यहाँ पे CHO आएगा, यहाँ पर भी CHO आएगा, इस प्रकार से रिएक्शन होगी ना। ठीक है, और इन सभी का क्या हो जाएगा, COOH में कन्वर्जन, तो COOH, COOH, COOH यहाँ पर, COOH यहाँ पर, COOH यहाँ पर, COOH यहाँ पर। तो इस प्रकार से रिएक्शन होगी, क्या प्रोडक्ट इसका बन रहा होगा। चलिए हाँ, रुको, दोबारा देखते हैं। देखिए क्या हुआ, बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ पर बना CHO, यहाँ पर बना कीटोन। ठीक है, बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ पर बना CHO, यहाँ पर बना CHO। तो CHO का तो कन्वर्जन हो जाएगा COOH के अंदर। ठीक है, CHO कन्वर्जन दोबारा COOH के अंदर CH, तो यहाँ पर होगा कीटोन, क्योंकि कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करेगी। ठीक है, कीटोन का कीटोन ही रहेगा। रिजल्टेंट ए का जो आंसर होना चाहिए वो क्या हो, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, COOH, सी डबल बॉन्ड ओ COOH, और यहाँ पर हमारा एक कार्बन छोड़ करके COOH, यानी ए का तो फर्स्ट है, ए का फर्स्ट तीन केसेस में दे रखा, मतलब फर्स्ट इसको तो कैंसिल आउट ही कर दो क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। अगले केस में देखो जरा, यहाँ पर लगेगी कीटोन, यहाँ पे क्या होगा, अगेन कीटोन लगेगी, यहाँ पर CHO लग जाएगा, यहाँ पर भी CHO लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा कुछ, यहाँ पर COOH, यहाँ पर कीटोन, और यहाँ COOH। ठीक है, यहाँ COOH देखो, ये CHO फर्दर COOH में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O है। ठीक है, और ये जो जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O आना चाहिए था। तो ये आंसर होगा इसका, है ना। बी का सेकंड होगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, मतलब ये फोर्थ कैंसिल आउट हो गया। क्या बोला मैंने, ए का होगा फर्स्ट, बी का होगा सेकंड। ठीक है, और थर्ड में ये तो डायरेक्टली दिख ही रहा है, ये तो ये हो जाएगा सिंपली, तो डी का फोर्थ हो गया, तो सेकंड यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना, और सी का थर्ड ओपन कर देंगे, सी का थर्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन हमारी यहाँ पे पॉसिबल होगी, और ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस हमको करना है। ये सवाल क्या है, हमसे पूछा जा रहा है, एग्जामिनर चाहता है कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट, फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। जब हम रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस देख रहे हैं, मतलब बेसिकली कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, OH माइनस अटैक करेगा इन साइड्स पे। जब इन साइड्स पे वो अटैक करना चाहेगा, इसका इफेक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल हमको देखना है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, जहां पर कार्बोकेटाइन पॉसिबल होगा। तो मुझे बता दो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ पे बन रहा होगा। सिंपल सा केस है, एक बी आर पर निकालेंगे। सबसे ज्यादा स्टेबलाइज तो थर्ड के केस में ही बनेगा। ठीक है, यानी थर्ड, ये वाला ऑप्शन थर्ड, और फर्स्ट ये तो कैंसिल आउट ही कर दो, क्योंकि कंपाउंड थर्ड मोस्ट स्टेबलाइज बनेगा कार्बोकेटाइन, और उसका रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी मैक्सिमम। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा फोर्थ आएगा। अब फोर्थ क्यों आएगा, फर्स्ट क्यों नहीं आ पाएगा, वो सोचना। सोच, उसका आंसर क्या है, उसका आंसर इस वजह से है, जब कार्बोकेटाइन बनेगा ना, इस ब्रोमीन का क्या लगेगा, -I बेसिकली लगेगा, और इस -I की वजह से तो जो कार्बोकेटाइन होता है वो लेस स्टेबल बनता है, उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब थर्ड इज ग्रेटर देन फोर्थ, इज ग्रेटर देन फर्स्ट, इज ग्रेटर देन सेकंड, ये कहानी होगी। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड देन सेकंड, यानी ऑप्शन सेकंड यहाँ पे हमारा सही होगा। समझ में आया। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A 0.01 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 1.76, मतलब स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है बेसिकली, एंड 0.9 ग्राम H2O ऑन कंप्लीट कंबशन, फाइंड द केमिकल फॉर्मूला।
कैसे इस तरीके के सवाल को आप कर रहे होंगे, तो उसका अप्रोच कैसा, सबसे पहले तो तुमको इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि देखिए होता क्या है, सी एक्स एच वाई प्लस एक्स प्लस वाई बाई फोर ओ टू कन्वर्टेड इंटू एक्स सी ओ टू प्लस वाई बाई टू एच टू, ये बेसिकली एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है कंबसन के लिए। हमको गिवन क्या क्या है, कंपाउंड जो हमने हाइड्रोकार्बन लिया है उसका 0.1 मोल मैंने लिया है, ठीक है। इससे बना है 1.76 ग्राम इसका और 0.9 ग्राम H2O का। कैसे इस सवाल को हम अप्रोच कर सकते हैं, क्या तरीका होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो भी हमको वैल्यूज दे रखी है ना, ये जितना भी वैल्यू यहाँ पे गिवन है उससे अगर मैं या फिर इससे बेसिकली कार्बन की अमाउंट निकाल देते हैं तो कार्बन मुझे पता लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि XCO2 के साथ मल्टीप्लाई होता है ना। तो क्या करना है, 1.76 डिवाइड बाई CO2 का मोलर मास होता है 44 ग्राम पर मोल, नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हो जाएंगे, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 176 डिवाइड बाई 176 डिवाइड बाई, इसको अपन कैलकुलेट करते हैं जरा। आप भी कैलकुलेट करिए जरा, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों को। 176 डिवाइड बाई 44, ये जो वैल्यू आ रही है दैट इज अबाउट 0.0004 मोल के आसपास आ रही है, ठीक है। मतलब इसके इतने मोल से इतने मोल बन रहे हैं, ठीक है। और बाई बाई टू अगर मैं इससे वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो वो क्या आएगी, बाई बाई टू H2O है, ठीक है। तो H2 0.9 डिवाइड बाई 18 ग्राम, तो ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, 0.9 डिवाइड बाई 0.9 डिवाइड बाई 18 मैंने किया, तो दैट इज इक्वल टू 0.05 मोल, ठीक है। ओके, ठीक है, ये कहानी है। और मैंने 1.76 को एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ, डिवाइड बाई मैंने किया 40, 17, हाँ, तो ये जो वैल्यू है वो इतने के बराबर नहीं आएगी यार, ये आएगी 0.4 के बराबर, 0.04 के बराबर, है ना। तो इसके तो 0.04 मोल मिले, इसके 0.05 मोल मिल रहे हैं, कितने मोल से, 0.1 मोल से। तो इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो ये कब पॉसिबल है ये चीज, ठीक है, ठीक है। किस तरीके से इसका आंसर होना चाहिए बताइए जरा, किस तरीके से आप लोगों ने इसका अप्रोच किया है इस सवाल को, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट थोड़ा सा अपन को स्टोकियोमेट्री वाले कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे कि एक्स की पावर इतनी है, वाई की पावर इतनी है, ठीक है। तो उस बेसिस पे अपन चीजों को कर सकते हैं कि जैसे अगर मैं इसके 0.1 मोल ले रहा हूँ तो उससे 0.5 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 0.01 से H2O 0.05 मिल रहे हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे अगर मैं अप्रोच कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली हम कह देंगे कि कार्बन की जो अमाउंट है बेसिकली वो तो आ जाएगी 4 के बराबर, और एक्स जो वाई है वो कितने के बराबर होगा, वाई बाई टू इज इक्वल टू 0.05, तो वाई इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे, देखो ये इतने मोल, ठीक है। तो एक्स तो हो जाएगा यहाँ पे 0.04 को अपन मतलब इंटीजर्स में लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 4, और वाई बाई टू इज इक्वल टू 5, तो वाई इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 10 के बराबर। तो आंसर होगा हमारा C5, सॉरी C4H10 के बराबर, यानी ब्यूटेन हमारा आंसर होगा यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, काफी इजी सवाल है ये भी, अगर आपने प्रैक्टिस करी है। आप लोगों ने क्या लिया है, सबसे पहला कंडीशन है एनिलीन का डेरिवेटिव हम लोगों ने ले लिया है
OCH2CH3। जब इसका डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन किया जाएगा, NH2 कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू N2Cl, N2 पॉजिटिव Cl माइनस। अगले स्टेप में आपने क्या किया है, इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ में कराई है। और जब इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ में कराते हैं तो बेसिकली क्या होता है, अगर यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं भी होता तो उसके केस में क्या होता है, सिंपली हम ये प्रोडक्ट बना देते हैं, इसको लिटाते हैं, एजोबेंजीन का डेरिवेटिव बनता है एजोबेंजीन। अब OH यहाँ पर है, ठीक है, तो ये बीटा नेप्थोल टाइप का कुछ कंपाउंड बनेगा, OCH2CH2। यहाँ पे बी प्रोडक्ट बना है, ये ए बना है, ये बी प्रोडक्ट बना है। ये बी प्रोडक्ट रिएक्शन करेगा NaOH एंड CH3CH2Br के साथ में। मतलब क्या होगा यहाँ पे, बेसिकली सबसे पहले H की जगह ONA आएगा, ONA बेसिकली फिर रिएक्शन करेगा CH3CH2Br के साथ में, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एजोबेंजीन का डेरिवेटिव, ये हुई एजोबेंजीन इस प्रकार से। और इधर लग गया NaBr, निकल गया बाहर, और OCH2CH3 बना, OCH2CH3। नाउ यू आर इन द पोजीशन कि आप आंसर कर सकते हो जो भी सवाल हमसे पूछा, जो भी सवाल का आंसर पूछा जा रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बताने के लिए, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, दिस इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दिस इज ऑल्सो एंड दिस इज, यानी आंसर क्या होगा, 4 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे ऑफ 23 जनवरी शिफ्ट टू, अब ये जितने भी सवाल आप लोग करने में सक्षम हो तो अच्छी बात है, नहीं करने में सक्षम हो तैयारी करो, ठीक है, ताकि अगला जो अटेम्प्ट है वो आपका अच्छा जाए। और कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, उसका आंसर आप लोगों को जल्दी जल्दी हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 23 जनवरी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन मुझे मिले थे, हो सकते हैं सारे क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं लिए हैं, ठीक है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ मिस हो गया होगा। बट दिस इज अबाउट मेनली, अपन जब पेपर को एनालाइज कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि हम केवल सॉल्यूशन देखना चाह रहे हैं। सॉल्यूशन के अलावा हमारा जो अप्रोच रहता है कि हम ये समझें कि यार एक्चुअल में एग्जामिनर जब सवाल बनता है उसके अपन किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि हमारा टाइम भी बचे, सवाल भी सही तरीके से हो, हमारी जो मिस्टेक हो जाती है, सिली मिस्टेक जिनको कहते हैं, वो ना हो। तो इस तरीके से अपन चीजें करते हैं। तो दिस वाज अबाउट 23 जनवरी चैप्टर 2 केमिस्ट्री पेपर। थैंक यू।